हेलो एवरीवन, वेलकम 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 बच्चों, वेलकम टू दिस इंपॉर्टेंट सेशन। तो देखिए, आपका समय बिल्कुल खराब ना हो तो उसके लिए मैं संक्षिप्त में पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि 2026 जो है वो लग चुका है। तो चाहे वो आरआरबी जेईई 2026 हो, चाहे एसएससी जेईई 2026 हो, क्योंकि यही पेपर हैं जो थोड़े से रेगुलरिटी में चल रहे हैं बट विद लॉट्स ऑफ डिले। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2025 का अभी प्री का रिजल्ट भी नहीं आया है और मेंस का पेपर भी नहीं हुआ है। बस रिजल्ट ही नहीं आया तो मेंस का पेपर भी नहीं हुआ है, तो उसका फाइनल रिजल्ट भी पता नहीं कब आएगा। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस जो है अपने आप में ऑलरेडी डिले है, क्योंकि अभी तक प्री का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो कई एग्जामों के चक्कर में वो अभी तक कोई खबर उसकी है नहीं। ठीक है, तो ऐसे में बट उम्मीद है कि फिर भी आ जाना चाहिए। ठीक है, पर बहरहाल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2025 का नहीं दिए थे और 2026 में अब फ्रेशर पास आउट होकर 2026 को देंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका 2025 अच्छा नहीं हुआ था, उन्हें पता है क्योंकि रिस्पॉन्स शीट तो आ गई थी, उन्हें पता है कि मेरा नहीं होने वाला है, वो अपना आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूरी है एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर कि 2026 की भी हम बात कर लें कि क्या है क्या नहीं। कुछ भी अलग चीज़ है तो बात करें, नहीं है तो वो भी बात करें। क्लियर है? तो इसीलिए बच्चों के कहने पे 2026 की हम बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल पुराने बच्चे इस चीज़ को प्रेशर में ना लें कि सर हमारा अभी कुछ हुआ नहीं, आपने नई चीज़ों की बात शुरू कर दी। ठीक है, हमने कोर्स नहीं निकाला है बच्चों, हमेशा की तरह हमने कोर्स पे प्रेफरेंस नहीं दी है कि कोर्स बेचना है पहले 2026 का। हम आपको सिर्फ गाइडेंस दे रहे हैं। कोर्स अभी भी 2025 वाला ही चीज़ें चल रही है, क्योंकि पहली जिम्मेदारी वही है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए जो हमारे पुराने बच्चे पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं बता रहा हूँ आपको 2026 की वो गाइडेंस, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, और साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि क्या एसएससी इतना इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ छोड़ के एसएससी के लिए किया जाए। इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप जानते हैं 2026 अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। जो पिछले 3 बारी से पेपर पैटर्न चल रहा है वही पेपर पैटर्न आप लोगों का है, जिसमें मैं हल्का सा संक्षिप्त में 1 मिनट में बता देता हूं। जिसमें आप जानते हैं कि CBT 1 या फिर प्री हम बात करें एग्जाम, हम इसे बोल सकते हैं, जो कि आपका होता है, जिसमें आप सबको पता है कि हमारा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट आता है और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट आता है। ठीक है, जिसका सिलेबस जो है वो दिया रहता है आपको। अब यहां पे अगर नॉन टेक के 100 की बात करें, नॉन टेक के 100 की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे से क्लासीफाई है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स में, इधर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स में, जिसमें कि आप जानते हैं कि आपकी रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस जो है वो 50 क्वेश्चन से चेक होती है, और साथ साथ आपकी जनरल स्टडीज जो है वो 50 क्वेश्चन से चेक होती है। इसको फर्दर डिफाइन करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जो जनरल रीजनिंग के बेसिक चैप्टर्स होते हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं, और एक लगभग एक जैसा ही पैटर्न है बच्चों, सालों से चलता आ रहा है। जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल स्टडीज अपने आप में जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग इसलिए कहूँगा मैं क्योंकि उसमें सिलेबस की जो कवरेज है वो बड़ी बेमिसाल कवरेज है, बहुत एनलार्ज व्यू है, कुछ भी आ जाता है। ठीक है, कहीं से भी आ जाता है। तो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मार्क्स जो है वो यहीं से आते हैं, क्योंकि इसमें चाहे तो करंट अफेयर हो, ये कितना भी पुराना आ जाता है, चाहे तो स्टैटिक जीके हो, ठीक है, ये कहीं से भी आ जाती है, चाहे तो साइंस हो, ठीक है, साइंस हो जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री की भूमिका ज़्यादा रहती है, फिजिक्स क्योंकि बच्चे लगभग कर ही लेते हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती है। क्लियर है? तो ये सब पोर्शन जो है आपका जनरल स्टडीज के 50, तो ये काफ़ी टफ होते हैं मार्क्स लाने, इसमें गेन करना काफ़ी टफ होता है। लेकिन अभी जैसे आप CBT 1 दे ही रहे हैं कई एग्जाम को, तो इसलिए ही मैं ये एग्जाम की बात करना चाह रहा था, क्योंकि अभी आप लगभग CBT 1 में लगे हैं सब एग्जामों के। तो इस टाइम पे जरूरी है बच्चों की जो बच्चे आगे की भी तैयारी करना चाहते हैं वो इस टाइम पे अपने नोट्स बोर्ड इस तरह बनाएं कि इन सब चीज़ों में भी काम आए। अब प्रॉब्लम बस ये है कि GK VK वाले CBT 1 अभी है नहीं, ठीक है, लेकिन साइंस वाले तो है ना। अब रेलवे के लिए आप अगर साइंस तैयार कर रहे हैं, और साइंस की वेटेज एसएससी में भी हमेशा ज़्यादा ही रहती है, ठीक है ना, एसएससी में भी जो है वो साइंस की वेटेज अच्छी खासी रहती है। तो मैं कहूँगा बच्चों कि अभी आरआरबी के लिए अगर आप साइंस कर रहे हो तो इस साइंस के नोट्स को इस तरह बनाइए कि एसएससी तक काम आए, इसको कंटिन्यूटी में रखिएगा।
क्योंकि ये यहां भी आपको फायदा देगा कि 50 में से 20-25 मार्क्स आराम से आपको सिर्फ साइंस से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा कहना यह है कि प्लीज साइंस पे जो है वो अच्छे नोट्स, अच्छी तैयारी रखेगा। इट विल हेल्प यू इन CBT 1 ऑफ SSC, ठीक है, SSC JEE। क्लियर है। अब इधर अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल में बच्चों सिंपल है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं और आपके मेजरली कोई हिडन सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। टोटल कोर सब्जेक्ट से ही पेपर पूछा जाता है, कोर सब्जेक्ट्स आपके, ठीक है। पिछले 2 बारी में ऐसा हुआ है, नहीं तो पिछले 2 साल से पहले के अगर एग्जाम देखो तो थर्मल इंजीनियरिंग का पोर्शन, थर्मल इंजीनियरिंग और FMHM ये अपने आप में सबसे हाई वेटेज में रहता था एज कंपेयर टू प्रोडक्शन एंड डिजाइन, ठीक है ना। हमेशा बहुत ज्यादा, मतलब 50% से ऊपर पेपर सिर्फ यही थर्मल और FMHM का होता था। लेकिन अभी पिछले 1-8 साल से ऐसा हो रहा है कि लगभग ये थोड़ा सा जो है वो कम होता जा रहा है, और ये अच्छी बात है कि प्रोडक्शन डिजाइन जो है वो पूछा जा रहा है। जैसे टोम के क्वेश्चन है ये, और ये बढ़ने भी चाहिए। ये अच्छी बात भी है कि ये बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि जब किसी एक सब्जेक्ट और किसी एक पोर्शन को वेटेज ज़्यादा दी जाती है तो वहाँ पेपर टफ होने लग जाता है, क्योंकि फिर उस पर डेप्थ पूछी जाती है। लेकिन जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आसान हो जाता है, क्योंकि अब जब टोम वोम से क्वेश्चन आते हैं तो वो आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये अब हो रहा है कि धीरे धीरे टोम, डिजाइन, सोम इनके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो अगर बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है। अब ये CBT 1 देने के बाद बच्चों सबको पता है कि उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका CBT 2 एग्जाम जो होता है, जिसको हम मेंस एग्जाम कहते हैं, जो कि अभी तक 2025 वालों का नहीं हुआ है। इस एग्जाम में फर्क कुछ नहीं होता, टेक्निकल पेपर होता है सिर्फ ओनली, और टेक्निकल पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। बस फर्क यह है कि इसमें 300 मार्क्स हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जहां प्री में 1 मार्क्स का होता है, यहां पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाता है, 300 मार्क्स, ठीक है ना। तो फिर ओवरऑल जो मेरिट होती है आपकी वो प्री और मेंस ये एग्जाम के बेसिस पे होती है। तो आपका जो टोटल स्कोर बनता है, याद रखिए, वो प्री प्लस मेंस के बेसिस पे बनता है। तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि बस प्री की कट ऑफ निकालनी है, मेंस में देखा जाएगा बाकी, ऐसा नहीं है। आपको प्री में भी मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, मेंस में भी मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। उसके बेसिस पे ही आपकी कट ऑफ जो है वो डिसाइड होती है। कट ऑफ में हमने ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस जो है वो बना चुके हैं। कट ऑफ होने के बाद आपका फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका मेडिकल, ठीक है ना, और उसके बाद जो है आपका ज्वाइनिंग। तो ये रहता है बच्चों। और SSC जो है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें सेंट्रल डिपार्टमेंट जो है वो हमारे आते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। SSC आप जानते हैं दैट इज अ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ये एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाता है, जिसमें अगर आप देखें तो हमारे कुछ प्रमुख एग्ज़ाम मैकेनिकल के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो है MES, ठीक है ना, आपके CPWD, ठीक है, आपके जो है सेंट्रल वाटर कमीशन जो CWC हुआ आपका, ठीक है, और आपके 1-2 डिपार्टमेंट और इसमें ले लीजिए आप। लेकिन उसमें क्या है, कंडीशंस भी रहती है। तो ये मैं कुछ वो डिपार्टमेंट बता रहा हूँ आपको जो ईजिली अवेलेबल रहते हैं। नहीं तो ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट हैं जो सिविल के हैं, उसमें मैकेनिकल को चांस मिल जाता है, या इलेक्ट्रिकल के हैं, जैसे CPWD है, मैकेनिकल चांस मिल जाता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल के कुछ हैं जिसमें मैकेनिकल को चांस मिल जाता है। तो कुछ अदर्स भी रहते हैं यहाँ पे जिसमें चांस मिल जाता है। क्लियर है। जैसे फरक्का वाली लोग वो है आपकी फरक्का बैराज वाली, ठीक है। बट किसी में ऐसा भी होता है जहाँ पे, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले के लिए होता है बच्चों, डिप्लोमा प्लस ना बोले, या डिप्लोमा और बीटेक। तो याद रखिए दिस एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी होती है वो डिप्लोमा भी है और बीटेक भी है। मतलब आप डिप्लोमा है या बीटेक है, आप दोनों ही जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए इसमें जो गैदरिंग है वो बच्चों की ज़्यादा होती है, क्योंकि जो गेट के भी वो होते हैं अनक्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड बच्चे होते हैं, वो सब SSC को फिर आखिरी में उनका लास्ट उम्मीद SSC होता है। तो इसीलिए वो भी जो है इसमें हमेशा परफॉर्म करते हैं। पर पहले ज़रा बायस्ड होता था, क्योंकि पहले रिटन एग्ज़ाम भी होता था मेंस का। अब तो सिर्फ दोनों के दोनों MCQ एग्ज़ाम ही होते हैं। पर पहले जो था 3 साल पहले ये एग्ज़ाम जो है वो रिटन हुआ करता था।
तो रिटन एग्जाम में क्या होता था कि बीटेक वाले लिखने में ज़्यादा बेहतर होते थे, तो वो ज़्यादा अच्छे से क्वालिफाई कर लेते थे। ये इस तरह का बायस हमेशा देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब दोनों ही एमसीक्यू होने हैं, और अच्छी बात और बुरी बात भी यही है कि दोनों के एमसीक्यू में कोई अंतर भी नहीं है लेवल का। अगर आप प्री का पेपर उठाएंगे या मेंस का पेपर उठाएंगे और मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बता नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आया होगा या 3 मार्क्स का आया होगा, क्योंकि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें बुरी बात भी है कि आप तैयारी में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, और अच्छी बात यह है कि तैयारी में फ़र्क नहीं करने को मिलता है। तो ऐसे में तैयारी सेम ही रखनी होती है, जो प्री में करी थी वही मेंस में करनी है, ठीक है ना। तो यही अच्छी और बुरी दोनों बातें, इसलिए मैंने आपको बता दी कि यही सेम बात पे ही आपको फ़ायदा भी मिलता है और सेम बात का आपको नुकसान भी होता है कि कई बच्चे इसमें, या हम एज अ टीचर भी इसमें डिफरेंशिएट करने में असफल हो जाते हैं कि भैया इस क्वेश्चन को मैं प्री के लिए रखूँ या मेंस के लिए। इसलिए जब हम मेंस की तैयारी कराते हैं तो हमेशा प्री के क्वेश्चन भी साथ लेके चलते हैं, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन प्री में इंपॉर्टेंट था वही मेंस में भी इंपॉर्टेंट इक्वली है। बस इतना देखा गया है कि मेंस में पेपर जो है वो सब्जेक्ट वाइज ज्यादा बेहतर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो क्वेश्चन जो है वो ज्यादा थोड़ा सा न्यूमेरिकल अच्छे आ जाते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी न्यूमेरिकल का रेट कोई ज़्यादा नहीं है बच्चों। न्यूमेरिकल और थ्योरी का अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैंने पेपर बहुत बार डिस्कस किया है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं पेपर मेंस के फिर डिस्कस कर लूंगा, एनालिसिस उसका। तो आप मैं बता दूं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। थ्योरी आपकी जो है, थ्योरी क्वेश्चन जो है आपके, वो थ्योरी आपकी लगभग पेपर में जो है वो 80 to 85% जो है वो पेपर में आपका थ्योरी कंसेप्ट होता है, और 15 से 20% आपका जो है वो न्यूमेरिकल कंसेप्ट होगा, ठीक है। 15 से 20% जो है वो आपका न्यूमेरिकल कंसेप्ट होगा, जिसमें आप सबको पता ही है कि मेजर न्यूमेरिकल जो है वो कहाँ से बनते हैं। 15-20% है तो लगभग आपके 17 सब्जेक्ट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 15 से 16 सब्जेक्ट। अब वो 15-16 सब्जेक्ट से अगर हम 1-1, 2-2 न्यूमेरिकल सबसे उठाएं तो ऑटोमेटिकली 15 न्यूमेरिकल आराम से कवर हो जाते हैं। जैसे कि एफएम से एक क्वेश्चन उठा लिया, 2 न्यूमेरिकल हमने थर्मल से उठा लिए, एक आईसी इंजन से उठा लिया, ठीक है। तो ऐसे करके आराम से, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई 4 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, नहीं। 1-1, 2-2 न्यूमेरिकल अगर आप सब सब्जेक्ट से उठाएंगे तो 15 से 20% न्यूमेरिकल जो है वो आराम से कवर हो जाता है। थ्योरी की बात करें तो 80 से 85 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के आपके पास आते हैं। तो उसमें भी याद रखिए, आपकी अगर पेपर में 85 क्वेश्चन, मतलब 100 में से आपके 85 क्वेश्चन जो हैं, अगर मैं बोलूँ थ्योरी क्वेश्चन हैं, तो उसमें भी याद रखिए, उसमें भी जो है बेसिक कंसेप्ट जो होता है, बेसिक कंसेप्ट मतलब कि जो बात आपको पता ही होनी चाहिए अगर आपने पेपर की तैयारी करी है तो उसमें भी जो है 60 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन जो हैं आपके वो बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं बच्चों। तो पेपर मुश्किल नहीं होता है, लेकिन मुश्किल बन जाता है क्योंकि इस 60 क्वेश्चन में बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। तो आफ्टर सिली मिस्टेक्स, और हर एक से होती है, बस कोशिश करनी है कि इसी को अवॉइड करना है, क्योंकि यही है जिस वजह से बच्चों के सिलेक्शन कई बार नहीं होते मैक्सिमम टाइम, क्योंकि इस 60 क्वेश्चन में से सिली मिस्टेक करके बच्चे यहां से 40-45 मार्क्स ला पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए 20 से 25 क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं, जो कंसेप्चुअल हैं, अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, उन 80 कंसेप्चुअल क्वेश्चन से भी बच्चे जो है वो मुश्किल से 10 मार्क्स ला पाते हैं, ठीक है। और यहां पे कहीं ना कहीं 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो 5 से 10 मार्क्स जो है वो न्यूमेरिकल से ला पाते हैं। तो ऐसे मिला के बच्चे के मार्क्स जो है वो 60-70 पे कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं, ठीक है ना। 60-70 पे ही एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के मार्क्स रह जाते हैं। खुद ही देखो आप, यहाँ आपने 40 से 45 मार्क्स लाए, 45 से यहाँ 55 लाए, 55 से यहाँ 5 और लाए तो 60 हो गए, ठीक है। 10 और लाए तो 65 हो गए। तो पर ये 60-65 से फिर सिलेक्शन होता नहीं है। तो सेफ स्कोर हमेशा क्या रहता है, याद रखिए बच्चों, आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है, अगर आप रिजर्वेशन नहीं करते हैं, रिजर्वेशन के अंदर नहीं आते हैं, तो आप 140 प्लस ही आपको लेके चलना होता अपना स्कोर, 138, 148 यही। तो 140 के प्लस ही आपको जाना है कैसे भी करके। और सेफ, अगर ये तो मिनिमम मैं कहूंगा, मिनिमम फॉर यूआर कैंडिडेट। और अगर आप जनरल कैंडिडेट नहीं है, आप कहते हैं एक जनरल कैंडिडेट नहीं है, कैटेगरी में है, तो इसी को स्कोर मान लीजिए अपना कि यही मेरे को टच करना है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में हैं, कैटेगरी में नहीं है, आप यूआर कैंडिडेट हैं, आपको किसी भी तरह से मैक्सिमम पे जाना है, तो फिर ये सोचिए आपको 150 प्लस का टारगेट करते रहना चाहिए कि मुझे 150 प्लस जाना चाहिए, अगर आप सेफ चाहते हैं, सेफ स्कोर चाहते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि 150 प्लस का जो है वो कट ऑफ चला जाए, एक बार ही गया ऐसा, नहीं तो ऐसा जाता नहीं है,
ठीक है, वो डिपेंड करता है, वैकेंसीज अगर बहुत कम आ जाएंगी तभी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अब खुद ही सोचिए, अगर मैं 140 को भी टारगेट करूंगा तो कैसे हो पाएगा। अब आप खुद ही सोचिए भाई, रीजनिंग है जहां पे बच्चे मैक्सिमम मार्क्स ले पाते हैं, जीएस में तुक्के वाली बात है, फंस गया कुछ तो बहुत अच्छा, और टेक में। तो अब आप खुद ही सोचिए 140 का टोटल बनाने में क्या होगा। यहां मैंने आपको बोला कि आप मिनिमम 65 मार्क्स लेके आए, मान लीजिए 65 लेके आए आप यहाँ पे, यहां आप मुश्किल से 50 में से मैक्सिमम कहूंगा 20 मार्क्स लेके आ पाते हैं बच्चे जनरली, नहीं तो 15 भी लेके आ सकते हैं। चलो पहले मिनिमम को लेते हैं 15। रीजनिंग में मान लीजिए आप 40 लेके आए। अब आप खुद ही सोचिए कि आप कहां लाए कर रहे हैं। आप 65 प्लस 70 80, 80 40 120, ये आया आपको 120। आप सेलेक्ट नहीं होंगे, नो सिलेक्शन, कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ा, अब रीजनिंग में मुझे 45 करना पड़ा कम से कम स्कोर, जीएस में मुझे कम से कम स्कोर जो है वो 20 चाहिए, ठीक है ना, और टेक में कम से कम मुझे जो है वो 75 प्लस जाना ही जाना है बच्चों। अब अगर मैं ये स्कोर करता हूं तो अब देखिए, अब आप कहां पहुंचे 140 पे, तो अपने आप में देखिए अच्छा खासा मार्क्स कवर, 50 में से 45 जो कि ठीक ठाक मार्क्स है, 50 में से 20 जीएस के हिसाब से अच्छा मार्क्स है, 100 में से 75, तब जाके आप कहीं ना कहीं 140 पहुंच रहे हैं बच्चे, तब जाके आप कहीं ना कहीं 140 पहुंच रहे हैं। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा दीजिए कि अब जाके आप कहीं मिनिमम ऑफ यूआर में पहुंचे, तो ये समझ लीजिए ये है मिनिमम सेफ्टी। अब आप अपना स्कोर आराम से समझ लीजिए, मिनिमम सेफ्टी। अगर आपको प्योर सेफ्टी चाहिए तो यू शुड गो 45, 25 और 80 प्लस। दिस इज दी मैक्सिमम सेफ्टी। अब इसमें ऑटोमेटिकली आप 150 प्लस पहुंच गए, ये है मैक्सिमम सेफ्टी, समझ रहे ना। अब देख लीजिए बच्चों, मैंने आपको 3 कैटेगरी बता दी। एक कैटेगरी जहां आपको लग सकता है कि मैंने अच्छा पेपर किया लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं यूआर का बता रहा हूं टोटल। एक कैटेगरी जहां आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, आप बिल्कुल सेफ्टी पे पहुंचे, मिनिमम सेफ्टी पे हो भी जाएगा, शायद पता कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई तो नहीं भी होगा। एक है मैक्सिमम सेफ्टी, जहां पे अब आप ये समझ लीजिए आपकी रेंज ऑफ मार्क्स जो है वो क्या रहना चाहिए। तो जब आप पेपर की तैयारी करें बच्चों, तो इस चीज के बारे में सोच के चलें कि ये तो भूल ही जाएं, भैया इतने मिनिमम पे तो काम करना ही नहीं है ना, तो इस चीज को तो हटा ही दो कि भाई मेरे को किसी भी तरह से इस मिनिमम पे तो नहीं रहना, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस रेंज में ही मार्क्स लाने हैं। दिस इज माय रेंज ऑफ मार्क्स, रेंज ऑफ स्कोर। मुझे स्कोर जो करना है बच्चों वो इसी रेंज में करना है। कि अगर मैं कंपनसेट करना भी चाहूं तो कैसे कंपनसेट करूं कि भैया मैं टेक्निकल में 100 में से 80 नहीं ले पाया, 75 ला पाया, तो फिर मैं कम से कम नॉन टेक में 25 में से यहां 2-4 मार्क्स बढ़ाऊं, यहां 2-4 मार्क्स बढ़ाऊं। ये कंपनसेशन फिर आपको आना चाहिए। कई बच्चे हैं बहुत अच्छे, जो मेरे पहले सिलेक्शन के ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो यहां पे सिर्फ 60-70 ही स्कोर कर पाए, लेकिन उन्होंने जीएस में कर दिया 35 मार्क्स स्कोर। तो आखिरकार तो जुड़ना है, आखिरकार तो जुड़ना है। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि भैया मुझे सेफ कैसे, बस ये समझ लीजिए ये बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन से ऊपर आपको अपने आप को सेफ कैसे करना है, ऑटोमेटिकली सब कुछ बेहतर आपके लिए होता जाएगा बच्चों। तो ये सिंपल सी गाइडेंस से मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे एसएससी को आप टारगेट कर सकते हैं 2026 या आने वाले एसएससी के लिए, ठीक है। बाकी वापस से ऑल दी वेरी बेस्ट विशेष मेरी रहेगी जिन्होंने 2025 का प्री दिया है। हर बार हमने बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं प्री में, उसके बाद मेंस में भी बच्चों के डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हैं, रैंक्स दिए हैं। तो बच्चों मेक इट इजी के कंटेंट पे बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा, कंटेंट हमेशा सिलेक्शन वाला ही है, बस किस्मत अपनी अपनी है यहाँ पे, क्योंकि वैकेंसीज ऐसी नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाए और वैकेंसी ऐसी भी नहीं है कि किसी का भी ना हो। तो जो भी वैकेंसी हमारे पास है हम उस हिसाब से आराम से सिलेक्शन जो भी बच्चे लेना चाहें वो ले सकते हैं। बस लास्ट शब्द मेरे यही रहेंगे कि एसएससी या आरआरबी कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए सब कुछ छोड़ के सिर्फ वही तैयारी आप करें। आपको बीच में जो और भी एग्जाम हैं वो देने चाहिए, मेरी राय ये रहेगी हर मैकेनिकल वाले के लिए, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें खुद नहीं पता अपने बारे में कि कौन सा दिन आपका लक बहुत अच्छा होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी होती है, आपने शिद्दत से आरआरबी दिया होता है,
लेकिन अगर उस तैयारी को कंटिन्यू किया होता है तो पता चला DRDO निकल गया आपका। यार आपको तो लाइफ में सेटलमेंट और सिलेक्शन चाहिए ना, आपको थोड़ी ना पता आगे जाके आप रेलवे को सर्व करने वाले हैं या डिफेंस को सर्व करने वाले हैं। तो अपनी किस्मत पे भरोसा यही रखना है कि यार मैं अच्छे से करके चलूं, अपॉर्चुनिटीज में सारी लूं, उसके बाद जहां मेरा होता है वहां देखा जाएगा बस। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है बच्चों। अगर आप SSC 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं तो अभी RRB को भी शिद्दत से दीजिए, क्योंकि RRB में भी सिलेक्शन के चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो है वो SSC से ज़्यादा है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं। अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए, पेपर एनालिसिस चाहिए, कुछ भी 2026 के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।